हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। आई होप आप बहुत ही अच्छे होंगे। तो आज के इस लेक्चर में मशीन लर्निंग का यूनिट थर्ड का कंप्लीट वन शॉट यहाँ पे हम फिनिश करेंगे। इवेल्युएटिंग हाइपोथेसिस। ये जो आज का आपका यूनिट है बहुत अच्छे से इस वन शॉट के अंदर मैंने कवर करा दिया है। राइट, सारे टॉपिक्स आपके इस वन शॉट में कवर किए गए हैं। और मैं आपको बता दूं, यूनिट थर्ड जो है आपका मशीन लर्निंग का, ये मोस्टली थ्योरेटिकल है। राइट, और बहुत छोटी यूनिट है। मे बी ये आधे घंटे में आपका ये यूनिट फिनिश हो जाए। ठीक है, एंड आई होप सो आपने सारे प्रीवियस यूनिट को बहुत अच्छे से पढ़ लिया होगा। तो जाके प्लेलिस्ट को वहाँ पे देखोगे, मशीन लर्निंग का यूनिट फर्स्ट यूनिट सेकंड ऑलरेडी अपलोड हो चुका है। दोनों यूनिट अच्छे से पढ़ लेना, देन उसके बाद यूनिट थर्ड को आप अच्छे से पढ़ सकते हो। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। और जो नोट्स है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है लिंक, जाके आप वहाँ पे डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं यूनिट थर्ड ऑफ द सब्जेक्ट मशीन लर्निंग। सब्जेक्ट कोड यहाँ पे देख सकते हो, ये रहा सिलेबस। चलिए स्टार्ट करते हैं। राइट, बहुत छोटी यूनिट है, अच्छे से पढ़ोगे सब कुछ समझ में आएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। ठीक है, ओके, यहाँ से इसकी कहानी स्टार्ट होती है। राइट, इवेल्युएटिंग हाइपोथेसिस यूनिट का नाम है। तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए व्हाट इज हाइपोथेसिस। और प्लीज सब्सक्राइब करना। राइट, और लेक्चर अगर समझ में आए तो प्लीज लाइक कर देना। ठीक है, मे बी आप भूल गए हो तो प्लीज लाइक करना। राइट, और कमेंट करना आपको लेक्चर समझ में आ रहा है कि नहीं समझ रहा है, जिससे कि मोटिवेशन मिलता है कि हाँ आप लोग देख रहे हो। राइट, काफी लोग वीडियो वॉच करते हैं बट उतने जितने व्यूज होते हैं उतने लाइक नहीं होते। ठीक है, और ना कमेंट होते हैं। तो प्लीज जस्ट अ सेकंड वहां पे लगने वाला है, तो प्लीज आपको कमेंट करना है और लाइक करना है। चलिए अब स्टार्ट करते हैं। ठीक है, देखो तो पहले यहाँ पे समझते हैं हाइपोथेसिस क्या होता है। इसीलिए मैंने बताया यूनिट फर्स्ट यूनिट सेकंड आप पढ़े रहोगे, समझ में आएगा। हाइपोथेसिस मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ, यूनिट फर्स्ट में ही आ चुका था ये। ठीक है, तो हाइपोथेसिस क्या है? हाइपोथेसिस बोल सकते हो एक आपका रूल होता है, एक फॉर्मूला होता है, या एक गेस बोल सकते हो। राइट, एक और मॉडल दैट द मशीन लर्न्स फ्रॉम द डेटा। देखो समझो एग्जांपल से। हाइपोथेसिस बेसिकली जो मशीन है वो गेस करता है अबाउट हाउ इनपुट्स आर रिलेटेड टू आउटपुट्स। ओके, एग्जांपल समझ में आएगा। जैसे मान लेते हैं एक स्टेटमेंट है, इफ यू वांट टू प्रेडिक्ट पास फेल। जैसे मान लेते हैं किसी स्टूडेंट्स को हम प्रेडिक्ट करना चाहते हैं क्या वो पास होगा कि फेल होगा। तो यहाँ पे जो हाइपोथेसिस हो सकता है, जो गेस हो सकता है, वो ये हो सकता है, इफ अटेंडेंस इज ग्रेटर देन 75% एंड मार्क्स इज ग्रेटर देन 40 देन पास होगा। यही है, ये जो रूल अभी मैंने बना दिया ना यहाँ पे, अगर ये चीज इतना होगा, ये इससे ग्रेटर होगा, यही है आपका हाइपोथेसिस और कुछ नहीं है। ठीक है, हाइपोथेसिस मतलब एक रूल फॉर्मूला और मॉडल दैट द मशीन लर्न्स फ्रॉम द डेटा। राइट, सो यही सिंपल चीज है। मशीन गेस करेगा अबाउट हाउ इनपुट्स आर रिलेटेड टू आउटपुट। देखो इनपुट कैसे आउटपुट से रिलेट मतलब कर रहा है। राइट, इतने ये चीज होनी चाहिए देन वो पास या फेल होगा। तो वही, इफ यू वांट टू प्रेडिक्ट पास और फेल, सो हाइपोथेसिस यहाँ पे ये हो सकता है। ये एक रूल। राइट, ये आपका हाइपोथेसिस है। दिस रूल इज हाइपोथेसिस। आई होप समझ में आ गया होगा। अब बात करते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ हाइपोथेसिस। राइट, क्या कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं हाइपोथेसिस के। ओके, सो ये इंपॉर्टेंट है, इसको नोट करना। राइट, मैं बता दूंगा बीच बीच में, जो इंपॉर्टेंट है उसे पढ़ना अच्छे से। ठीक है, तो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ हाइपोथेसिस में हमारे पास ये पहला है प्रिडिक्टिव। प्रिडिक्टिव नेचर का होता है, मतलब हाइपोथेसिस शुड प्रिडिक्ट आउटपुट फॉर न्यू डेटा। इस हाइपोथेसिस से क्या कर रहे हैं हम, प्रिडिक्ट कर पा रहे हैं आउटपुट को कि नहीं। बिल्कुल, अगर ये चीज इतना होता है तो वो आउटपुट क्या होगा, पास हो जाएगा बस। तो प्रेडिक्टिव नेचर का होता है। तो पहला कैरेक्टरिस्टिक्स आप लिखोगे प्रेडिक्टिव। ओके, तो ये हो गया। एग्जाम्पल भी वहां पे था। और दूसरा यहाँ पे लिख सकते हो लर्नेबल। राइट, कहने का मतलब लर्नेबल यहाँ पे होता है, इट मस्ट बी पॉसिबल फॉर अ मशीन टू लर्न इट फ्रॉम डेटा। ओके, तो ये दूसरा कैरेक्टरिस्टिक्स हो जाएगा। तीसरा जनरलाइजेशन एबिलिटी। अ गुड हाइपोथेसिस शुड वर्क नॉट ओनली ऑन द ट्रेनिंग डेटा बट आल्सो ऑन न्यू अनसीन डेटा। जनरलाइजेशन मैंने आपको प्रीवियस यूनिट में ही बताया था। राइट, कन्वर्जन जनरलाइजेशन। जनरलाइजेशन मतलब कि ऐसा ना हो कि मशीन को पूरा ट्रेनिंग डेटा के हेल्प से ही पूरा ट्रेन किए हो और न्यूली अनसीन डेटा पे वो काम ही नहीं कर रहा, आउटपुट दे ही नहीं रहा है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, वो अनसीन डेटा पे भी क्या हो, आउटपुट दे रहा हो। ठीक है, सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, तो जनरलाइजेशन एबिलिटी ये भी एक कैरेक्टरिस्टिक्स हो जाएगा किसका, हाइपोथेसिस का। और सिंपल होता है, कंसिस्टेंट होता है, तो ये सब यहाँ पे आप लिख सकते हैं। ठीक है, सिंपल हाइपोथेसिस आर सेकंड, देखिए, सिंपल simpler hypothesis are preferred, complex hypothesis may cause overfitting. ओके, कंसिस्टेंट होना चाहिए, तो ये सारे यहाँ पे आप लिख सकते हैं। ठीक है, कैरेक्टरिस्टिक्स इसके। ओके, अब बात करते हैं इंपॉर्टेंस ऑफ हाइपोथेसिस। हाइपोथेसिस के क्या इंपॉर्टेंस है। ओके, तो पहला मतलब कहाँ कहाँ आपका ये यूज होता है, इंपॉर्टेंस इसका एक कोर ऑफ मशीन लर्निंग। राइट, अगर किसी मशीन को अगर आपको लर्निंग प्रोवाइड करना है तो उसमें हाइपोथेसिस तो बहुत इंपॉर्टेंट है। राइट, ये कोर होता है मतलब मशीन लर्निंग का। हाइपोथेसिस इज द मेन रिजल्ट ऑफ लर्निंग। मशीन लर्निंग मींस फाइंडिंग द बेस्ट हाइपोथेसिस। ओके,
ये आपका पहला मतलब इंपॉर्टेंस हो जाएगा। हेल्प्स इन प्रिडिक्शन यूज्ड टू मेक डिसीजन ऑन न्यू डेटा। ओके, तो प्रिडिक्शन में भी आपका बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है राइट। ये हाइपोथेसिस मेजर्स मेजर्स लर्निंग क्वालिटी। क्वालिटी ऑफ लर्निंग इज जस्ट बाय हाउ गुड द हाइपोथेसिस इज। ओके, used for decision making, business and systems depend on hypothesis based predictions or estimated accuracy of a hypothesis. Accuracy means how often the hypothesis gives correct result. देखो राइट, देखिए हाइपोथेसिस यहाँ पे हम पढ़ रहे थे राइट। इंपॉर्टेंट है, फिर से इसीलिए बता रहा हूँ, कैरेक्टरिस्टिक्स इंपॉर्टेंस पूछता है, ठीक है, तो अच्छे से इसको आपको पढ़ लेना है, पॉइंट्स याद रखने हैं, फिर इसके अंदर आप लिख पाओगे, इजी लैंग्वेज में लिखा हुआ है। अब बात करते हैं यहाँ पे डिफिकल्टीज, हाँ ये भी इंपॉर्टेंट है राइट। अब बोलोगे सभी इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट बता रहे हो, नहीं ये जितने भी चीजें मैं आपको बता रहा हूँ ये पूछा जाता है, ठीक है, तो इसको जरूर आपको अच्छे से तैयार करना है। डिफिकल्टीज बेसिकली क्या है? डिफिकल्टीज इन एस्टिमेटिंग द एक्यूरेसी ऑफ हाइपोथेसिस। देखिए, अगर हम बात करें, एस्टिमेटिंग एक्यूरेसी इज नॉट इजी। बिलो आर द मेन डिफिकल्टीज एक्सप्लेन्ड सिंपली। बहुत सारी डिफिकल्टीज आती हैं जब हम हाइपोथेसिस की एक्यूरेसी की बात करते हैं राइट। तो पहला तो लिमिटेड डेटा, we usually have a small amount of data, so small data may not represent the real world situation। फर्स्ट प्रॉब्लम यही है, फर्स्ट चैलेंज यही है कि लिमिटेड डेटा वहां पे होता है। तो yes, small data may not represent real world situations। okay, accuracy estimates becomes unreliable। दूसरा यहाँ पे डिफिकल्टी हो सकती है ओवरफिटिंग प्रॉब्लम। हाइपोथेसिस वर्क्स वेरी वेल ऑन ट्रेनिंग डेटा बट परफॉर्म्स poorly ऑन न्यू डेटा राइट। ओवरफिटिंग प्रॉब्लम यही होता है। नॉइज इन डेटा, अगर डेटा में नॉइज है तब भी आपका वो एक्यूरेट रिजल्ट नहीं देगा, ठीक है, मतलब एक्यूरेसी नहीं होगी हाइपोथेसिस में। ओके, सो डेटा में हैव एरर्स और रॉन्ग लेबल्स, मशीन लर्न्स रॉन्ग पैटर्न्स, एक्यूरेसी बिकम्स मिसलीडिंग बिकॉज डेटा ही आपको नॉइजी है, तो फिर कहाँ से मतलब सही से हो पाएगा, ठीक है। सो इसमें अगर बात करें डिफिकल्टीज में, लिमिटेड डेटा, ओवरफिटिंग प्रॉब्लम, नॉइज इन डेटा, आगे भी हो रहा है राइट। तो यहाँ पे क्या है, बायस इन सैंपल सिलेक्शन। इफ टेस्ट डेटा इज नॉट रैंडम तब भी हमारे पास वहां पे एक्यूरेसी में प्रॉब्लम आएगी। एक्यूरेसी विल नॉट रिफ्लेक्ट ट्रू परफॉर्मेंस, ठीक है। इसके बाद है डेटा लीकेज। डेटा लीकेज में टेस्ट डेटा एक्सीडेंटली यूज्ड ड्यूरिंग ट्रेनिंग, एक्यूरेसी बिकम्स आर्टिफिशियली हाई। चार्जिंग इन्वायरमेंट, रियल वर्ल्ड डेटा चेंजेस ओवर टाइम, ओल्ड एक्यूरेसी में नॉट वैलिड लेटर। ये सारे हमारे पास यहाँ पे क्या है, डिफिकल्टीज है। चॉइस ऑफ इवेल्युएशन मेथड, डिफरेंट मेथड्स गिव डिफरेंट एक्यूरेसी वैल्यूज, कंफ्यूजिंग विच वन इज करेक्ट। ओके, दीज आर दी बेसिकली बोल सकते हो डिफिकल्टीज इन एस्टिमेटिंग द एक्यूरेसी ऑफ हाइपोथेसिस राइट। तो यहाँ पे जब आप रीड करोगे ना, लर्न करोगे पॉइंट्स को, तो समझ में आएगा। ओके, तो ये सारे पॉइंट्स यहाँ पे हैं। इसके बाद बात करते हैं सैम्पलिंग थ्योरी। ओके, ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, स्टेप्स पूछा जाता है, स्टेप्स इन द सैम्पलिंग प्रोसेस, और इसे में आई थिंक सैम्पलिंग फ्रेम करके है, तो देखते हैं राइट। चलिए, तो सैम्पलिंग क्या होता है राइट। देखिए, सैम्पलिंग क्या है, सैम्पलिंग बेसिकली एक बोल सकते हो एक तरीका है बेसिकली सेलेक्ट करने का, सेलेक्टिंग अ स्मॉल ग्रुप ऑफ डेटा फ्रॉम अ लार्ज पॉपुलेशन टू रिप्रेजेंट द होल पॉपुलेशन राइट। तो सैम्पलिंग यही होता है। ऐसे मान लेते हैं कि जैसे यहाँ पे कहने का मतलब है कि कोई अगर होल पॉपुलेशन, इसका एक थोड़ा सा मैं आपको एग्जांपल अगर आपको दूं राइट। पॉपुलेशन को आप इस तरीके से बोल सकते हो राइट। पॉपुलेशन को आप रिलेट कर सकते हो, पॉपुलेशन को आप बोल सकते हो जो इलेक्शन होता है राइट। जब इलेक्शन होता है तो उसमें बहुत सारे मतलब वोटर्स होते हैं, ठीक है। तो ये चीज हमारे पास क्या है, उसमें से हम क्या करेंगे, इस पॉपुलेशन में से हम यहाँ पे बोल सकते हो स्मॉल ग्रुप ऑफ डेटा को हम क्या करते हैं, सेलेक्ट करते हैं। जैसे इसमें वोटर लिस्ट मान लेते हैं, हम यहाँ पे सेलेक्ट करना हो गया, तो ये सैम्पलिंग यही हमारा एक प्रोसेस होता है, सेलेक्ट करने का, बेसिकली अ ग्रुप ऑफ डेटा फ्रॉम अ लार्ज पॉपुलेशन टू रिप्रेजेंट द होल पॉपुलेशन। और राइट, used because study the entire application is time consuming and costly right। होल पॉपुलेशन को स्टडी करने के लिए काफी ज्यादा टाइम लगेगा, बहुत कॉस्टली होगा, तो इससे अच्छा है कि हम उसका सैम्पलिंग कर लेते हैं, ठीक है। ये चीज हमारे पास होता है। स्टेप्स क्या होते हैं इस सैम्पलिंग प्रोसेस में, पहले तो हम पॉपुलेशन को डिफाइन करते हैं, डिफाइन द पॉपुलेशन, डिसाइड हु और व्हाट यू वांट टू स्टडी। जैसे एक पॉपुलेशन हो सकता है यहाँ पे ऑल स्टूडेंट्स ऑफ अ कॉलेज, कॉलेज में बहुत सारे स्टूडेंट्स हो सकते हैं,
ठीक है? अब इन स्टूडेंट्स को क्या करना है, मान लेते हैं हमें स्टडी करना है, राइट? अ, अब हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे अगर हम सारे स्टूडेंट्स को वन बाय वन पूरे होल पॉपुलेशन को अगर वहाँ पे हम क्या करेंगे, स्टडी करेंगे पूरे एंटायर पॉपुलेशन को, इट विल वेरी टाइम कंज्यूमिंग और बहुत कॉस्टली कॉस्टली हो सकता है। तो इससे अच्छा है हम उसको ग्रुप में उनको डिवाइड कर सकते हैं। राइट, सैम्पलिंग का मतलब यही एक तरीका यही है आपका इसका मतलब, राइट, कि उसको स्मॉल ग्रुप ऑफ डेटा को कलेक्ट करना, सिलेक्ट करना फ्रॉम अ लार्ज पॉपुलेशन। ओके, तो डिफाइन किया हमने। इसके बाद आइडेंटिफाई द सैम्पलिंग फ्रेम। प्रिपेयर अ लिस्ट ऑफ ऑल मेंबर ऑफ द पॉपुलेशन। जितने कॉलेज के जितने से एग्जांपल यहाँ पे लेके चल रहा हूँ, राइट, ऑल स्टूडेंट्स ऑफ अ कॉलेज, कॉलेज के जितने भी स्टूडेंट्स हैं सबको एक लिस्ट ऑफ ऑल मेंबर प्रिपेयर किया जाएगा। लिस्ट ऑफ ऑल स्टूडेंट्स एनरोल्ड इन द कॉलेज, ये होता है सैम्पलिंग फ्रेम कर दिया गया। ठीक है, फिर क्या होगा, चूज द सैम्पलिंग मेथड। फिर हम वहाँ पे सैम्पलिंग मेथड यूज सिलेक्ट करते हैं, लाइक रैंडम सैम्पलिंग करना है या सेटरेटिफाइड सैम्पलिंग करना है या सिस्टमैटिक सैम्पलिंग करना है। तो ये चीज़ है, ठीक है? तो हम यहाँ पे सैम्पलिंग मेथड हमने यहाँ पे सेलेक्ट कर लिया, चूज़ कर लिया। फिर डिसाइड करेंगे सैंपल साइज़ को। ओके, चूज़ हाउ मेनी आइटम्स और पीपल टू इंक्लूड, एक लार्जर सैंपल अगर होगा सो बेटर एक्यूरेसी होगी। ओके, फिर इसके बाद सेलेक्ट करेंगे सैंपल को। एक्चुअली पिक द सैंपल्स यूजिंग द चूजन मेथड, रैंडमली सिलेक्टिंग 100 स्टूडेंट्स फ्रॉम द लिस्ट। फिर कलेक्ट करेंगे डेटा को फ्रॉम द सैंपल, गैदर रिक्वायर्ड इन्फॉर्मेशन फ्रॉम द सिलेक्टेड सैंपल, एनालाइज एंड ड्रा कंक्लूजन। ओके, लास्ट में यहाँ पे हम क्या करेंगे, सैंपल डेटा को जो भी हमने सैम्पलिंग किया उसको स्टडी करेंगे। ओके, फिर उससे हम कंक्लूजन डिराइव कर सकते हैं उस होल पॉपुलेशन के रिगार्डिंग। तो ये हमारे पास स्टेप्स होता है जो सैम्पलिंग प्रोसेस में यूज होता है। ठीक है, ये हो गया। अब हम बात करते हैं सैम्पलिंग फ्रेम क्या होता है। राइट, ये याद रखना, ये इंपॉर्टेंट है, ये जो स्टेप्स मैं अभी आपको बता रहा था। ठीक है, अब बात करते हैं सैम्पलिंग फ्रेम क्या होता है। ओके, सैम्पलिंग फ्रेम क्या है। सैम्पलिंग फ्रेम इज अ कंप्लीट लिस्ट ऑफ ऑल एलिमेंट्स फ्रॉम विच द सैंपल इज सेलेक्टेड। ओके, ये वही हो गया जो कॉलेज के सारे स्टूडेंट्स हमारे पास यहाँ पे थे। राइट, इन सारे स्टूडेंट का एक लिस्ट फिर बना दिया गया। उसी लिस्ट को हम क्या कह रहे हैं यहाँ पे, सैम्पलिंग फ्रेम कह रहे हैं। ओके, यस, वही यहाँ पे सैम्पलिंग फ्रेम इज अ कंप्लीट लिस्ट ऑफ ऑल एलिमेंट्स फ्रॉम व्हिच द सैंपल इज सिलेक्टेड। सैम्पलिंग फ्रेम मतलब सोर्स लिस्ट यूज्ड टू चूज सैंपल्स। लाइक एग्जांपल वही मैंने दिया था आपको। राइट, पॉपुलेशन क्या हो जाएगा, ऑल वोटर्स इन अ सिटी। मान लेते हैं एक सिटी है, उसमें जितने वोटर्स है वो हमारा एक पॉपुलेशन हो जाएगा, उनका पॉपुलेशन हो गया। अब उन वोटर में से हम मतलब सारे उस सिटी में जितने भी वोटर्स हैं उनमें से हम क्या करेंगे, सैंपलिंग करेंगे, तो वोटर रजिस्ट्रेशन लिस्ट ले लेंगे, पता चल जाएगा कितने लोग वहाँ पे एलिजिबल है, क्या है। राइट, तो ये सैंपलिंग करना और पॉपुलेशन समझ में आई होप आपको आ रहा होगा। ठीक है, तो ये सैंपलिंग फ्रेम हमारा हो गया। अब हम बात करते हैं इम्पोर्टेंस। इम्पोर्टेंस क्या है, तो इम्पोर्टेंस यही है, हेल्प्स इन फेयर एंड एक्यूरेट सैंपलिंग हो पाती है सैंपलिंग फ्रेम की हेल्प से। राइट, एक कंप्लीट लिस्ट ऑफ ऑल एलिमेंट्स हमें मिल जाता है, तो एक्यूरेसी हो जा एक्यूरेट सैंपलिंग वहां पे हो पाती है। राइट, रिड्यूस बायसनेस, इंश्योर एवरी मेंबर हैज अ चांस टू बी सेलेक्टेड। ओके, तो ये हमारा इंपॉर्टेंस हो जाएगा। इसके बाद अब हम बात करते हैं, राइट, मेथड्स ऑफ सैंपलिंग। सैंपलिंग के कितने मेथड्स होते हैं। ओके, तो चलिए अब टाइप्स, मतलब टाइप्स ऑफ सैंपलिंग या मेथड्स ऑफ सैंपलिंग में मेनली हमारे पास दो मेथड होते हैं, दो टाइप होते हैं। प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग, दूसरा नॉन प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग। ओके, तो टाइप्स ऑफ सैंपलिंग में हमारे पास दो वही होते हैं, दो मेथड होते हैं, नॉन प्रोबेबिलिटी एंड प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी के अंदर बहुत सारे होते हैं, सिंपल रैंडम सैंपलिंग, सिस्टमैटिक सैंपलिंग और सेटरेटिफाइड सैंपलिंग होता है, क्लस्टर सैंपलिंग होता है, जजमेंट, कन्वीनियंस, कोटा सैंपलिंग, ये सारे होते हैं। वन बाय वन आपको सब यहाँ पे एक्सप्लेन करना है, 7 मार्क्स में ये इंपॉर्टेंट है यार। ये सैंपलिंग मैंने पहले बताया, स्टेप्स तो अकेले पूछता है। राइट, मतलब कि क्या क्या सैंपलिंग में प्रोसेस होते हैं, कैसे सैंपलिंग किया जाता है, और इसके मेथड्स भी आ जाते हैं और बहुत ईजी है। राइट, तो पहला यहाँ पे है प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग मेथड्स। ओके, तो प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग मेथड्स में क्या होता है, इसमें एक चांस होता है, मतलब कि एवरी आइटम को सिलेक्ट करने का। यानी जो भी पॉपुलेशन है बेसिकली उसमें से हम हर एक आइटम को वहां पे सेलेक्ट कर सकते हैं, तो ये हमारे पास हो सकता है, जिसे हम प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग मेथड्स कहते हैं। एवरी आइटम हैज अ नोन चांस ऑफ बीइंग सेलेक्टेड। इसमें पहला था सिंपल रैंडम सैंपलिंग। राइट, ये डायग्राम बनाना है और इसी को एक्सप्लेन करना है। ठीक है, सिंपल रैंडम सैंपलिंग। ओके, देखिए, ईच मेंबर हैज एन इक्वल चांस ऑफ सिलेक्शन।
हर एक मेंबर का वहाँ पे इक्वल चांस होगा मतलब कि सैंपलिंग में सेलेक्ट होने का, सैंपल में सेलेक्ट होने का, राइट? एग्जांपल से पिकिंग स्टूडेंट रोल नंबर रैंडमली फ्रॉम अ बॉक्स। कोई एग्जांपल माइंड में लेके चलना, कॉलेज के स्टूडेंट जो भी है पॉपुलेशन होगा उनका सैंपल बनाना है, सैंपलिंग करना है। तो पहला हो सकता है सिंपल रैंडम सैंपलिंग, मतलब सारे स्टूडेंट्स का जो रोल नंबर है किसी बॉक्स से रैंडमली निकाला जा रहा है, सिंपल रैंडम सैंपलिंग हो जाएगा। एडवांटेज यही है कि सिंपल है, अनबाइज्ड है, इजी टू अंडरस्टैंड है। डिसएडवांटेज इसका ये हो सकता है कि इसमें क्या होगा, सारे मतलब कंप्लीट लिस्ट चाहिए, राइट? नॉट सुटेबल फॉर लार्ज पॉपुलेशन में उतना सुटेबल नहीं, क्योंकि यहाँ पे कंप्लीट लिस्ट चाहिए होगा, राइट? क्योंकि एवरी आइटम हैज अ नोन चांस टू बी सिलेक्टेड। सो ये होता है सिंपल रैंडम सैंपलिंग। ओके, दूसरा यहाँ पे है सिस्टमैटिक सैंपलिंग। अब सिस्टमैटिक सैंपलिंग क्या होता है, राइट? इसमें क्या होगा, सेलेक्ट एवरी केथ आइटम फ्रॉम द लिस्ट। मतलब अ, देखिए, सेलेक्ट एवरी 10th स्टूडेंट फ्रॉम द अटेंडेंस रजिस्टर। जैसे मान लेते हैं अटेंडेंस रजिस्टर हमारे पास है, यहाँ पे वही हो गया, केथ आइटम फ्रॉम द लिस्ट हम वहाँ पे सेलेक्ट करेंगे। सारे स्टूडेंट का जो लिस्ट है इस मान लेते हैं रजिस्टर पे है, केथ मान लेते हैं, इससे हमारे पास मान लेते हैं यहाँ पे फिफ्थ स्टूडेंट्स को सिलेक्ट करना है। तो यहाँ पे ऊपर से फिफ्थ वाले स्टूडेंट्स को यहाँ पे सैंपल किया जाएगा, फिर 10 वाले को, फिर 15 वाले को, तो इस तरीके से चलेगा। वो कितना भी हो सकता है। जैसे यहाँ पे 10th स्टूडेंट को सिलेक्ट किया जाएगा, राइट? तो एवरी select every 10th students from the attendance register, राइट? इस टाइप की जो सैम्पलिंग होती है इसे हम क्या कहते हैं, सिस्टमैटिक सैम्पलिंग। एडवांटेज यही है, ये बहुत ज्यादा फास्ट है, बहुत इजी है, और इवेंट डिस्ट्रीब्यूशन यहाँ पे होता है। ओके, डिसएडवांटेज इसका भी है, कैन बी बाइज्ड इफ इट हैज अ पैटर्न। ओके, तो ये हमारे पास होता है सिस्टमैटिक सैम्पलिंग। तीसरा हमारे पास है स्ट्रैटिफाइड सैम्पलिंग। ओके, पॉपुलेशन इज डिवाइडेड इनटू ग्रुप्स। ओके, एंड सैंपल्स आर टेकन फ्रॉम ईच ग्रुप। पहले जो पॉपुलेशन था उसको ग्रुप में डिवाइड किया गया, जैसे जो स्टूडेंट्स थे उसको हमारे थे ग्रुप ए ग्रुप बी करके इस तरीके से डिवाइड कर दिया गया। अब उस ग्रुप में से हम क्या कर रहे हैं, सैंपल्स वहां पे बना रहे हैं। ठीक है, तो इस चीज को क्या कहते हैं, स्ट्रैटिफाइड सैम्पलिंग। ओके, एग्जांपल यही है, डिवाइडिंग स्टूडेंट्स इनटू मेल फीमेल। एक ग्रुप ये बन सकता है कि मेल स्टूडेंट्स फीमेल ऐसे, राइट? फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर ग्रुप ए ग्रुप बी ऐसे करके, देन उसमें से हम सिलेक्ट करेंगे सैंपल्स को, हर हर एक ग्रुप से। इस चीज को हम स्ट्रैटिफाइड सैम्पलिंग कहते हैं। ओके, यस। एडवांटेज मोर एक्यूरेट है। ओके, गुड रिप्रेजेंटेशन ऑफ ऑल ग्रुप्स। डिसएडवांटेज का ये है, नीड्स मोर प्लानिंग, टाइम कंज्यूमिंग। इसमें भी होता है, पहले ग्रुप में डिवाइड करो देन सैम्पलिंग करो, तो टाइम कंज्यूमिंग है। इसके बाद यहाँ पे है क्लस्टर सैम्पलिंग। इसमें क्या होता है, पॉपुलेशन इज डिवाइडेड इनटू क्लस्टर। जो पॉपुलेशन है उसको क्लस्टर में डिवाइड किया गया, एंड सम क्लस्टर आर रैंडमली सेलेक्टेड। ठीक है, अब मे बी जो हमारे पास पॉपुलेशन था उसका पहले क्लस्टर बनाया जाएगा। क्लस्टर बनाने का मतलब है कि जो सेम टाइप ऑफ जो हमारे पास वहाँ पे डेटा है, या बोल सकते हो एलिमेंट है, उसको उसको ग्रुप करना है टुगेदर, राइट? जैसे मान लेते हैं जिसका एज 20 है, 20 एज के जितने हैं उनको उनका एक क्लस्टर बना दिया जाएगा, सारे स्टूडेंट्स इसमें आ जाएंगे। जो मान लेते हैं कुछ भी हो सकता है, जो मान लेते हैं कोई एक सिटी ए से बिलोंग कर रहा है उसका एक क्लस्टर बना, तो एक क्लस्टर बना दिया गया, देन उसके बाद वहां पे सिलेक्ट किया जाएगा फॉर मेकिंग अ सैंपल। सो इस चीज को यहाँ पे क्लस्टर सैम्पलिंग कहते हैं। ओके, एडवांटेज कॉस्ट इफेक्टिव है, सुटेबल फॉर लार्ज पॉपुलेशन में बहुत हेल्पफुल होता है। ठीक है, डिसएडवांटेज लिख सकते हो, लेस एक्यूरेट देन दिस वन। ओके, ये चीज है हमारे पास, चारों यहाँ पे हमने डिस्कस कर लिया। ओके, अब बात करते हैं नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग मेथड्स के। उतने सारे टाइप जो भी थे वो हमारे इसमें थे प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग मेथड्स में। अब नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग मेथड्स की बात करते हैं। जस्ट अ सेकेंड। ओके, तो देखो, ये हो गया नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग मेथड्स। देखते हैं इसमें क्या होता है ना, सिलेक्शन इज नॉट रैंडम। वहां पे क्या था, सिलेक्शन मतलब रैंडम बेस पे हो रहा था, बट यहाँ पे नहीं। यहाँ पे क्या होगा, सिलेक्शन रैंडम नहीं होता है। पहला इसमें देखिए टाइप क्या है, कन्वीनियंस सैम्पलिंग। मतलब सैंपल्स आर चूजन बिकॉज दे आर इजी टू एक्सेस। ओके, वो बहुत इजी मतलब कि इजी टू एक्सेस होते हैं,
इसलिए इस तरीके से हम उसको चूज करते हैं, राइट। कन्वेंशन सैम्पलिंग का मतलब यही होता है, सैंपल्स आर चोजन बिकॉज दे आर इजी टू एक्सेस। एट एग्जांपल, सर्वेइंग स्टूडेंट सिटिंग इन द फर्स्ट रो। ओके, फास्ट है, राइट, चीप है, राइट। डिसएडवांटेज में हाईली बायस्ड, नॉट एक्यूरेट, ये हो जाएगा। दूसरा है जजमेंट, जजमेंट सैम्पलिंग, राइट। रिसर्चर सेलेक्ट सैंपल बेस्ड ऑन एक्सपीरियंस और जजमेंट। इस टाइप ऑफ सैम्पलिंग को हम क्या कहते हैं? जजमेंट सैम्पलिंग। देखो थोड़ा थ्योरेटिकल है, तो अच्छे से पढ़ोगे तो समझ में आएगा, ठीक है। ओके, तो यहाँ पे हमारे पास है, जैसे जैसे देखो यहाँ पे जजमेंट सैम्पलिंग में क्या होगा, जैसे टीचर मान लेते हैं सिलेक्ट कर रहे हैं बेस्ट स्टूडेंट्स को फॉर अ सर्वे, तो ये क्या है? जजमेंट, जज किया जा रहा है किसी ना किसी बेस पे, ठीक है। तो ये हो जाएगा। एडवांटेज यही है, यूजफुल फॉर एक्सपर्ट स्टडीज। डिसएडवांटेज है पर्सनल बाइस्ड ऑल्सो इन्वॉल्व यहाँ पे हो सकता है, डिसएडवांटेज ये है। यहाँ पे तीसरा है कोटा सैम्पलिंग, मतलब सैंपल्स आर सेलेक्टेड टू मीट अ फिक्स्ड कोटा फॉर ईच ग्रुप। जैसे 50 मेल्स हो गए, 50 फीमेल्स हो गए, चोजन फॉर अ सर्वे। तो एक फिक्स्ड कोटा वहाँ पे होता है, कितना सैंपलिंग करना होता है तो उतना ही वहाँ पे किया जाएगा। तो इस टाइप को हम क्या कहते हैं? कोटा सैंपलिंग कहते हैं, ठीक है। तो देखो ये चीज समझ में आ गई, आई होप, राइट। मेथड्स पूछे जाते हैं, स्टेप्स पूछे जाते हैं, तो अच्छे से इसको समझ लेना है, ठीक है। अब बात करते हैं इस यूनिट का जो सेकंड पार्ट हमारे पास है, वह है बेशियन लर्निंग, राइट। ये आओ चलो इसको देखते हैं। देखो, व्हाट इज बेशियन लर्निंग, राइट। बेशियन लर्निंग क्या होता है? ओके, बेशियन लर्निंग is a machine learning approach that uses probability to make decision and update knowledge. Okay, तो मशीन लर्निंग में एक अप्रोच है जो यूज करता है प्रोबेबिलिटी कॉन्सेप्ट का डिसीजन लेने के लिए और नॉलेज को अपडेट करने के लिए। ओके, बेशियन लर्निंग लर्न्स बाय अपडेटिंग बिलीव्स व्हेन न्यू डेटा कम्स, ठीक है। सिंपल आइडिया इसका यही है, इनिशियल बिलीफ इसके पास कुछ ना कुछ होगा, प्रायर प्रोबेबिलिटी इसके पास होगी। ओके, उसके बाद मान लेते हैं अगर कुछ नया डेटा इसे मिलता है तो ये अपने उस करंट जो प्रायर प्रोबेबिलिटी जो भी थी, राइट, जो पहले से प्रोबेबिलिटी पता थी या इनिशियल बिलीफ जो था उसको अपडेट करेगा, राइट। तो इस चीज को हम क्या कहते हैं? इस चीज को हम बेशन, मतलब बेस थ्योरम, इसी चीज को हम बेस थ्योरम कहते हैं, और यही है आपका बेशन लर्निंग। ओके, दिस अपडेट इज डन बाय बेस थ्योरम, इसका ये फॉर्मूला है हमारे पास, ठीक है। ओके, देखो, बेशन लर्निंग आई होप समझ में आ गया। एक मशीन लर्निंग अप्रोच है, कहाँ गया? मशीन लर्निंग अप्रोच है दैट यूजेस प्रोबेबिलिटी टू मेक डिसीजन एंड अपडेट नॉलेज। ओके, यस, ये होता है। अब देखो, इसका ये आपका फॉर्मूला है यहाँ पे, राइट। सिंपल, ये इस तरीके से लिखा हुआ है, एक सेकेंड। प्रोबेबिलिटी ऑफ, जैसे अगर मैं ए बी के फॉर्मेट में रिप्रेजेंट करूं तो कुछ इस तरीके से, राइट। ये हो गया प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, देन प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। ओके, ये हमारा जो फॉर्मूला होता है ना, इसे कंडीशनल प्रोबेबिलिटी या बेस थ्योरम हमारा ये, इसे इसे हम बोलते हैं, ठीक है। अब हमारे पास यहाँ पे जो ये प्रोबेबिलिटी ऑफ ए होता है, या इसके अकॉर्डिंग की बात करें या यही लिख सकते हो, ठीक है, ए बी के फॉर्मेट में थोड़ा इजी है। तो ये चीजें हैं। अब ये हमारे पास जो होता है, ये हमारे पास प्रायर प्रोबेबिलिटी होता है, ये हमारे पास प्रायर प्रोबेबिलिटी होता है, राइट, ओल्ड बिलीफ। ओके, और ये हमारे पास जो होता है ये लाइकलीहुड बोलते हैं, राइट, इसे। और सिंपल, ये हमारे पास पोस्ट, देखिए पोस्टेरियर हमारे पास ये होता है, मतलब कि अपडेटेड नॉलेज, मतलब कि जब हमारे पास यहाँ पे कोई न्यू एविडेंस हमें मिला, तो हमने जब अपडेट किया, राइट, अपने इनिशियल बिलीफ को, देन उसके बाद का क्या मतलब स्टेट है, राइट, उसके बाद प्रोबेबिलिटी क्या आ रही है, इस चीज को यहाँ पे हम न्यू बिलीफ बोलते हैं, या बोल सकते हो पोस्टेरियर प्रोबेबिलिटी कहते हैं। ओके, ये होता है बेशियन लर्निंग। ये फॉर्मूले आपको लिखने हैं यहाँ पे, राइट, वही लिखा हुआ है, जैसे इफ वी बिलीव इट मे रेन टुडे एंड वी सी dark clouds, Bayesian learning update the belief that rain is more likely. Okay, why Bayesian learning is important? Uncertainty handle हो रहा है, okay, और learns continuously। इसके बाद works well with small data, used in spam filtering, medical diagnosis prediction में। Two categories of classification
ओके, अब इसका देख लेते हैं। एक सेकंड देखिए, ये बेसिक लर्निंग हो गया हमारे पास। अब इसमें 2 कैटेगरीज़ में इसको क्लासिफ़ाई किया गया है। पहला बेस ऑप्टिमल क्लासिफ़ायर, दूसरा है यहाँ पे नेव बेस क्लासिफ़ायर। ओके, दोनों यहाँ पे आओ चलो समझते हैं, ठीक है। देखिए, पहला हमारे पास यहाँ पे है 2 कैटेगरीज़ ऑफ क्लासिफ़िकेशन में। पहला हमारे इसको 2 कैटेगरीज़ में क्लासिफ़ाई किया गया है। पहला बेस ऑप्टिमल क्लासिफ़ायर, दूसरा नेव बेस क्लासिफ़ायर। तो यहाँ पे बेस ऑप्टिमल क्लासिफ़ायर में क्या है, ये यूज़ करता है ऑल पॉसिबल हाइपोथेसिस को, ठीक है? चूज़ेज़ द क्लास विथ हाईएस्ट प्रोबेबिलिटी। ओके, अगर सिंपल वर्ड्स में बात करें, इट गिव्स द बेस्ट पॉसिबल क्लासिफिकेशन। ओके, ये होता है हमारे पास बेस ऑप्टिमल क्लासिफायर। एडवांटेज में मोस्ट एक्यूरेट क्लासिफायर होता है। ओके, थ्योरेटिकली ऑप्टिमल ही हमें यहाँ पे मतलब कि बेस्ट पॉसिबल क्लासिफिकेशन ये यहाँ पे देता है। डिसएडवांटेज बहुत स्लो है, कंप्यूटेशनली एक्सपेंसिव एंड नॉट प्रैक्टिकल फॉर लार्ज डेटा सेट। ओके, सो ये चीज है, इट चेक्स एवरी पॉसिबल रूल बिफोर मेकिंग अ डिसीजन। तो ये हो गया हमारे पास व्हाट, बेस ऑप्टिमल क्लासिफायर। इसके बाद है नेब बेस्ड क्लासिफायर में सिंपल एंड फास्ट क्लासिफायर होता है। अज्यूम ऑल एट्रीब्यूट्स आर इंडिपेंडेंट। ओके, इट मेक्स अ सिंपल assumption टू वर्क्स फास्टर। एडवांटेज में इजी टू इम्प्लीमेंट, वर्क्स वेल विद लार्ज डेटा, फास्ट एंड एफिशिएंट होता है। और डिसएडवांटेज है इंडिपेंडेंस assumption में नॉट ट्रू ऑलवेज। यूज्ड होता है ये हमारा स्पैम डिटेक्शन में, टेक्स्ट क्लासिफिकेशन में, सेंटिमेंट एनालिसिस में, यहाँ पे हमारे पास यहाँ पे यूज होता है, ठीक है। अब बात करते हैं यहाँ पे, तो ये इंपॉर्टेंट था। अब इसके बाद यहाँ पे बेशन बिलीफ नेटवर्क की बात करते हैं, राइट? बीबीएन, बेशन बिलीफ नेटवर्क, एक आपका एक बेसिकली ग्राफ बेस्ड मॉडल होता है जो दिखाता है हाउ डिफरेंट इवेंट्स और वेरिएबल्स आर प्रोबेबिलिस्टिकली रिलेटेड टू ईच अदर, राइट? जैसे यहाँ पे देखो, ये मान लेते हैं हमारे पास क्या हो गया, रेन हो गया। ओके, देखो एक सेकेंड। ओके, ये किया हमने। यहाँ पे मान लेते हैं रेन है, यहाँ पे मान लेते हैं ग्रास वेट है, और यहाँ पे लेट सपोज स्प्रिंकलर्स हैं, राइट? तो देखिए, ये इस तरीके से कुछ, राइट? तो ये क्या है, एक तरीके का ये ग्राफ बेस्ड मॉडल हमने यहाँ पे बनाया है, जो क्या दिखा रहा है, ये दिखा यही रहा है हाउ डिफरेंट इवेंट्स और वेरिएबल्स कैसे प्रोबेबिलिस्टिकली रिलेटेड हैं एक दूसरे से, ठीक है? ग्रास का वेट होना ये डिपेंड किस पे कर रहा है, स्प्रिंकलर्स पे। ग्रास तब वेट होगा जब बारिश होगी, वर्षा होगी, राइट? तो ग्रास का वेट होना दो चीज पे डिपेंड कर रहा है, स्प्रिंकलर्स पे, ऑल्सो रेन पे। और स्प्रिंकलर्स डिपेंड कर रहा है रेन पे, राइट? और रेन किसी पे डिपेंड नहीं कर रहा है। तो ये चीज हमारे पास क्या है, बेशन बिलीफ नेटवर्क ही हमारे पास होता है। वही यहाँ पे भी लिखा है, जो ट्रैफिक है रेन पे डिपेंड कर रहा है, लेट हो गए इस वजह से ट्रैफिक में भी हो सकता है, ठीक है? तो ये मतलब ग्राफिकल बेस्ड मॉडल हमारे पास होता है। इट शोज कॉज इफेक्ट रिलेशनशिप यूजिंग प्रोबेबिलिटी। स्ट्रक्चर की बात करें, यहाँ पे अबेशन बिलीफ नेटवर्क हैज टू मेन पार्ट्स इसमें होता है। तो अभी जैसे बना के दिखाया था, नोड्स होता है वहाँ पे और डायरेक्टेड लिंक्स होता है। ईच नोड रिप्रेजेंट अ वेरिएबल, रेन, ट्रैफिक, लेट टू ऑफिस, ये सारी चीजें। डायरेक्टेड लिंक्स हमारे पास वहाँ एरोज शोज डिपेंडेंसी। इफ ए अफेक्ट्स बी, देन एरोज गोज टू ए टू बी। ओके, तो ये चीज हमारे पास होता है बेशियन बिलीफ नेटवर्क। एप्लीकेशन यहाँ पे देख सकते हो, मेडिकल डायग्नोसिस में, वेदर फोरकास्टिंग में, फॉल्ट डिटेक्शन में, रिस्क एनालिसिस में यूज होता है, ठीक है? ये हो गया बेशन बिलीफ नेटवर्क। अब लास्ट टॉपिक यहाँ पर डिस्कस करते हैं, ईएम एल्गोरिदम। व्हाट इज ईएम एल्गोरिदम, राइट? देखिए, ईएम एल्गोरिदम इज यूज्ड व्हेन डेटा हैज मिसिंग वैल्यूज और सम इंफॉर्मेशन इज हिडन, राइट? तब हम इस एल्गोरिदम का यूज करते हैं व्हेन डेटा is missing, right? Then and some information is hidden or unknown, then we use EM algorithm. अगर बात करें EM algorithm find the best values by repeatedly guessing and improving. Sometimes we cannot see all data clearly. EM helps estimate unknown values using probability. दो मेन स्टेप्स इसमें होते हैं। अगेन इसको याद नोट करना, ये काफी इंपॉर्टेंट एल्गोरिदम में पूछा जाता है। इसके स्टेप्स, राइट? कितने स्टेप्स इसमें होते हैं? दो मेन स्टेप्स इसमें होते हैं। एक्सपेक्टेशन स्टेप, जिसे हम ई स्टेप कह देते हैं, और दूसरा स्टेप हमारे पास यहाँ पे है मैक्सिमाइजेशन स्टेप। ओके, देखिए, तो पहला एक्सपेक्टेशन स्टेप में क्या होता है,
The algorithm estimates missing or hidden values. Used current parameters to calculate expected values. ये क्या होता है, एक्सपेक्टेशन स्टेप हमारा होता है, राइट? जैसे मेक अ स्मार्ट गेस अबाउट मिसिंग डेटा, राइट? तो एक्सपेक्टेशन स्टेप हुआ। मैक्सिमाइजेशन स्टेप में क्या होगा, एम स्टेप में अपडेट पैरामीटर्स टू मैक्सिमाइज एक्यूरेसी यूज्ड रिजल्ट फ्रॉम ई स्टेप, राइट? जो एक्सपेक्टेशन स्टेप होगा वहां जो रिजल्ट आएगा वो एज ए इनपुट काम करेगा मैक्सिमाइजेशन स्टेप में, राइट? और ये अपडेट करेगा पैरामीटर्स को एक्यूरेसी मैक्सिमाइज करने के लिए। इम्प्रूव द मॉडल यूजिंग द गेस्ड वैल्यूज, और ये प्रोसेस रिपीट होगा यहाँ पे। ई स्टेप एंड एम स्टेप्स आर रिपीटेड कंटिन्यू अंटिल एरर इज मिनिमम, वैल्यूज स्टॉप चेंजिंग। ये होता है हमारे पास एग्जाम्पल। जैसे क्वाइन टॉस प्रॉब्लम हमारे पास, ठीक? तो टू कॉइन्स, मतलब कॉइन जब टॉस किया जाएगा, राइट? टू कॉइन्स बट वी डोंट नो विच कॉइन वाज यूज्ड, सो ईएम एल्गोरिथम एस्टिमेट करेगा विच कॉइन वाज लाइकली यूज्ड। एक्सपेक्टेशन स्टेप में प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड्स फॉर ईच कॉइन, यानी मैक्सिमाइजेशन स्टेप्स में, ओके? तो ये हमारे पास होता है ईएम एल्गोरिथम। ओके, इसका एडवांटेज की बात करें तो वर्क्स विद इनकम्प्लीट डेटा या मिसिंग डेटा या अननोन डेटा के साथ अच्छे से काम करता है, सिंपल पावरफुल होता है, वाइडली यूज होता है क्लस्टरिंग एंड स्टैटिस्टिक्स में, ओके? डिसएडवांटेज की बात करें तो ये आपका स्लो, कैन बी स्लो, मे रीच लोकल मैक्सिमम, नीड गुड इनिशियल वैल्यू एप्लीकेशन, गॉसियन मिक्सचर मॉडल्स में, ओके? एंड इमेज प्रोसेसिंग में, स्पीच रिकॉग्नाइजेशन में, क्लस्टरिंग प्रॉब्लम्स में आपका यूज होता है। तो ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट था, ठीक है? और इस तरीके से हो गया आपका यूनिट थर्ड का कंप्लीट वन शॉट फिनिश। मैं पहले ही बताया था बहुत छोटी यूनिट आपका है, राइट? तो अभी आप देखोगे इवेल्युएटिंग हाइपोथेसिस, यहाँ पे सारे टॉपिक्स मैंने कवर कराए हैं, राइट? ये सारी चीजें इसमें बात करेंगे जो बेसिक ऑफ सैंपल थ्योरी था, इसमें स्टेप्स जो थे, राइट? या मेथड्स ऑफ सैंपलिंग के, यही काफी इंपॉर्टेंट है। और इसमें लास्ट में जो था हमारे पास ईएम एल्गोरिथम, ये काफी इंपॉर्टेंट है, राइट? तो ये आप अच्छे से पढ़ सकते हैं, ठीक है? और बाकी बहुत छोटी यूनिट है, आप अच्छे से यहाँ पे आपका तैयार हो जाएगा, ठीक है? तो सारे टॉपिक्स यहाँ पे मैंने कवर करा दिए। सो आई होप आपको लेक्चर समझ में आया होगा। अगर कोई भी डाउट होता है तो लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स, ओके? और लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, जाकर नोट्स डाउनलोड कर सकते हो। तो इस तरीके से यूनिट थर्ड हमारा हो गया फिनिश। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम मे भी स्टार्ट करें यूनिट फाइव, वो भी देखते हैं, राइट? तो आपको कमेंट करना है कि क्या नेक्स्ट नोट हमें अपलोड करना है कि नहीं करना है, ओके? सो बेस्ड ऑन योर कमेंट नेक्स्ट नोट यहाँ पे अपलोड होगी। थैंक यू वेरी मच, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वन शॉट में। थैंक यू।